साक्षर और निरक्षर। एक आचार्य श्री जी का हाइकू है, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, कम समझदार, कम समझदार। पढ़े लिखे तो खूब हैं, समझदार कम है। एक भोपाल में एक बच्ची ने चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र बनाया था, यह हाइकू का, मुझे अभी भी झूल रहा है वो। तो वो लेके आई महाराज जी, फिर हम गुरु जी के पास लेके गए। छोटी थी तो 8 साल की, 10-12 साल की। तो वो इतना सुंदर चित्र बनाया उसने, एक आदमी का चित्र बनाया और वो आदमी छत पे चढ़ना चाहता है, ठीक है। तो बहुत सारी नशेनियां हैं, नशेनियों को वो ऐसे जमाता जा रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, और उस पर अब चढ़ना की कोशिश कर रहा है वो उस पर पाँव रखा है। अरे एक नशेनी खड़ी कर। इतना अच्छा लगा था वो चित्र, नहीं समझ में आएगा। अब उसने ये बोला कि भाई इसकी हाइट कितनी, इतनी। एक नशेनी को आड़ा किया, उसकी हाइट कितनी, हाँ इतनी। अब निकाल लो, इसका एवरेज निकालो। हाँ ये 13 फीट की है, और ये मान लीजिए 3 इंची 4 इंची की है। तो 1 फीट में ये 3 बनेगी, 3 बनेगी तो अब इन 13 फीट में 13 चौको 52 नशेनी चाहिए। तो अपन 52 नशेनी जब एक के ऊपर एक जमा देंगे, गड्ढे की नहीं तो वही है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। हमें अपना दिमाग भी तो लगाना है, अपना दिमाग तो दौड़ाएं हम। सब चीजें, हर चीज जो है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिखाई जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीखी जाती है, सीखी जाती है। घर परिवार में भी आप देख लेना, चाहे बहू है, चाहे बेटी है, चाहे कोई भी है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो देख के भी सीख जाते हैं कि इसने क्या क्या सामान डाला और कितना कितना डाला था। और कुछ ऐसे हैं उनको कितने भी करो होना ही नहीं है। क्यों? एकाग्रता भी नहीं है उनकी, और ज्यादा पढ़े लिखे तो ऐसे ही होते, ज्यादा पढ़े। अब हर चीज पढ़ने से ही नहीं, वो किताब में लिख दिया 50 ग्राम आप मैदा ले लो, 50 ग्राम आप आटा ले लो, 5 ग्राम ये ले लो, 2 ग्राम ये ले लो, 3 ग्राम ये ले लो। इसने ऐसे किया, अब वो पता चला बनाना था रसगुल्ला और गुलाब जामुन, वो बन रही वो बाटी। अब क्यों? उसने आज तक कभी अपना दिमाग तो पहले दौड़ाया नहीं, कौन चीज पहले करना है, कौन चीज बाद में करना है, ये थोड़ी लिखा हुआ था उसमें। पहले क्या मिलाना है, अब पहले घी मिला दिया, पानी बाद में मिलाएंगे, क्या होगा? अरे कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से होता ही है ये। तो किताबी कीड़ा जो है, या किताबी ज्ञान जो है, अब बहुत अच्छा हाई होता, तुम लोग छूट गया, देखो टाइम पे क्यों नहीं आए, लेट आने की आदत है। तो बोल रहा था, वो तो इनको तो मालूम है, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। समझदार आप लोग कम हैं। आज के व्यक्ति कंप्यूटर चला लेंगे, सुन रहे हो, कंप्यूटर चला लेंगे, कंप्यूटर पे सारा काम कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि रोटी यहाँ से उठा के कैसे खाई जाती है। अभी मैं इनसे पूछूं कि थाली में यदि नमक को रखना हो तो कहाँ रखना चाहिए, और रोटी को रखना हो तो कहाँ रखना चाहिए। पहले के लोग इतने अक्लमंद होते थे कि मीठा है तो कहाँ रखना है, वो सीधे हाथ पे रहेगा, नमक हमेशा बाएं हाथ में रहेगा, ताकि वो बार बार उस पर हाथ न जाएगा। एक बार देना है उधर, सीधे हाथ से भोजन करना है, उल्टे हाथ से करना नहीं है। तो ये चीजें आचार्य श्री जी यही कहते हैं। इसलिए इन चीजों को बहुत, अकल जो है ना, अपना दिमाग भी तो दौड़ाए अपन। समझदार होना बहुत जरूरी है। समझदार के अभाव में हम अपना ही उदाहरण बताएं आपको कि वहां पर जब एम कॉम कर लिया हमने, बी कॉम तक हम बाजार का सारा देखते थे,
और दुकान का काम जो बैंक के आदि का काम था वो बड़े वाले भैया देखते थे गृहस्थ अवस्था में। तो हमें इतना अनुभव बैंक में जाने आने का नहीं रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि जाओ ये पैसा जमा कराना है और इतने का ड्राफ्ट भी बना के आ जाना। पहले ड्राफ्ट चलते थे तो बोले ड्राफ्ट बना के आ जाना, तो ये भी देना है उसको। अब हमने आज तक अपने जीवन में कभी कोई स्लिप भरी नहीं है, तो कहाँ वो स्लिप मिलेगी, कहाँ होगी। तो पूरा का पूरा मैंने बोला देखो ये है, अपन ने एमको में ये तो पढ़ लिया था कि बैंक कैसा होता है, बैंक में ये करते हैं, बैंक में वैसा करते हैं, बैंक में ड्राफ्ट बनते हैं। अरे बनते कैसे, आज तक कभी नहीं बनाया। वो 1 मिनट में जाता और बना देता, हमें वहाँ आधा पौन घंटा 1 घंटा लग गया, क्योंकि वो ढूंढ नहीं रहे ना, पूछ रहे हैं कि भैया इसमें क्या भरना है, इसमें कैसे करना है, ये कहाँ मिलेगा, ये क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिकल प्रायोगिक होना बहुत जरूरी है। और प्रायोगिक का मतलब ये समझदार, प्रायोगिक का मतलब ये समझदार। और जो किताबी ज्ञान है वो है पढ़े लिखे। पढ़े लिखे होना मात्र यानी पर्याप्त नहीं। पहले के व्यक्ति कम पढ़े लिखे होते थे लेकिन समझदार बहुत होते थे। आंखों के इशारे में समझ जाते थे कि हमें यहाँ बैठना है या नहीं बैठना है ना, अब हमारी जरूरत है या नहीं है। और बोलेंगे तभी जब उनसे पूछेंगे, या पिताजी के सामने और माँ के सामने तो बोलना ही नहीं, माँ से थोड़ा बहुत फिर भी बोल लिए, पिताजी के सामने तो बोलते ही नहीं थे। ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे जिनकी उम्र आज की तारीख में 50-50 60-60 साल है और उनकी माँ मान लीजिए 80 साल की अभी जिंदा है, लेकिन आज तक अपने माँ से या पिता से सीधे खड़े होकर कभी बात नहीं की, नहीं करते थे, बैठते नहीं थे। वो ऐसा नहीं कि माँ बाप खड़े हैं वो बैठे। अब तो महाराज आ जाए तो खड़े नहीं हुए, महाराज आए तो खड़े नहीं हुए, महाराज की बाजू में खड़े रहे वो बैठे ये साहब जी, ये स्थिति है। ये ज्यादा पढ़े लिखों की ऐसी स्थिति होती है। ये चीजें अपन को कैसे आएगी बताओ, अपन को ये वापस आएगी अपने, जब अपने भारतीय संस्कृति और अपन लौटेंगे वापस। वो भले ही वो कुछ नहीं जानते, हम बता रहे ने एक सीताराम नाम का एक व्यक्ति था हमारे यहाँ, मतलब काम करता था, उसको अपना नाम लिखना नहीं आता था, उसको कुछ भी नहीं मालूम, 1 2 3 गिनती कुछ नहीं आती थी, लेकिन इतना विनयशील की सेठ जी के बेटे, हम बिल्कुल छोटे छोटे थे जैसे आप लोग हैं वैसे, तो हम लोगों को भी वो सिर पे रखता था कि नहीं इनकी मुझे कैसे विनय करना है, आएंगे तो मुझे उठ के खड़ा होना, इनके सामने कभी मुझे बैठना नहीं है। कभी नहीं बैठा हुआ मिला वो हमको, हम लोग छोटे छोटे बच्चे, हम गोद में खिलाने वाला वो, लेकिन कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी कितनी कहाँ हैसियत है, भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो अपनी हर चीज को ध्यान में रखा जाता था। हम कहाँ हैं, कब हैं, कितना है, कैसे हैं, क्यों है, इन सब बातों का जो ध्यान में रखता है वो ही आगे बढ़ सकता है। अभी आएगा इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब में क्या, कब, क्यों, कैसे। चौका होता है ना, चौका, तो 4 क का हमेशा विवेक रखो। 4 क जहां पर सोचे अपन वो कहलाता है चौका। चौका यानी 4 क, क्या, कब, क्यों, कैसे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। वह इन पे आपने विचार कर लिया तो हर जगह आप अभी यहाँ आए आप, तो यहाँ पर भी आपको ये चारों बातें लगानी है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए, अन्यथा यहाँ तक थोड़ी पहुँचते, दूसरे मकान में पहुँच जाते। तो ये चीजें अपन को ध्यान में रखना है। ज्ञान ही अप्रभावना का कारण बन रहा है, ऐसा कल पढ़ लिया था कि ज्ञान जो है वो अप्रभावना के कारण भी हो जाता है। कब? जब केवल मात्र किताबी ज्ञान होता है, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। कौन सी बात कहाँ बोलना है आपको बताएं। एक ब्रह्मचारिणी प्रवचन करने गई, ठीक है, नाम नहीं पूछना मुझसे भी, कि वो प्रवचन करने गई पंजाब के गांव में, मतलब तो वहां पर पर्यूषण के बीच में ही पुलिस उसको उठा के लेके गई। बाहर में ऐसे बरामदा में प्रवचन होते थे, सब तरह के लोग आते थे, उसमें कुछ बोल दिया हनुमान के बारे में, बस
कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई। अब उनको देख, तो ये क्या हुआ, प्रवचन तो अच्छे लच्छेदार हो गए, लेकिन कहाँ बोलना है ये भी तो ध्यान हो। एक छोटी सी चाल ही गड़बड़ कर जाती है। एक शब्द यदि मान लीजिए बाहर में अपन ने बोला और उसमें कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वो मतलब तहलका मचा देता है, तहलका मचा देता है। इसलिए ये बहुत यानी इससे बच के रहें। अब वो शब्द यानी बोलने लायक नहीं है, नहीं तो वहां पर जबलपुर में आचार्य श्री जी के यहाँ पर मतलब जो था टाइम टेबल लिखा, किसी ने अखबार में छाप दिया, इतने बजे दिनचर्या, इतने बजे ये, 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 और अंत में लास्ट में एक शब्द था, बोल देते वैयाव्रती, 9 बजे से वैयाव्रती। अब वहां पर कुछ और छप गया, पूरे के पूरे जबलपुर में आग लगा दी लोगों ने, इतने जैन थे वहां पे, तो उन्होंने वेश्यावर्ती छप गया वो। क्या बोल रहे, और वो भी समाचार पत्र में पूरे पेपर की होली जला दी और दुकानें उठाने सब जला दी, कर्फ्यू लगाना पड़ा था तुरंत ही उसी समय। पूरे जैन समाज ने दूसरे दिन पूरा का पूरा मार्केट बंद, और मार्केट बंद होने के बाद में पूरा हिंदू मतलब इनका जो था जैनों का पूरा विरोध हो गया, वो करना ही था तो वो विरोध करके उन्होंने पूरा किया। लेकिन अब जो लिख गया वो तो लिख गया, तो ये अप्रभाव न हो गया कारण। आज मोबाइल टोबाइल ही चल रहे हैं, ये कितने बड़े अप्रभाव के कारण हो रहे हैं। ये थोड़ी सी उसमें केवल मात्र थोड़ा लाभ है, उनके लाभ तो कम है और हानियां ढेरों ढेरों हैं। बिल गेट्स ने अपने बच्चों को भी मोबाइल नहीं दिया, जितने बड़े एप्पल वाले ने अपने बच्चों को भी मोबाइल नहीं दिया, एप्पल कंपनी का जो मालिक है उसने कभी अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम है निश्चित दुष्परिणाम क्या है, है? तो ये ज्ञान ही हमारे लिए अप्रभावना का कारण बन रहा है, बन रहा है। अब आप देखो पहले के मुनि महाराज जी या कोई भी साधु थे, है ना, हो सकता है उन साधुओं के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शीतलाचरण का पोषण कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, लेकिन पहले होता था तो मालूम नहीं चलता था। और आज आपको बताएं, आचार्य श्री जी ने एक संस्था थी, खुद तुरंत वो कैमरे उठाए। एक क्या हुआ, एक जगह 11 लाख की चोरी हो गई, सुन रहे हो, तो 11 लाख की चोरी हो गई तो एक ब्रह्मचारी पे शक कर लिया और निकला भी, निकला भी। और वो किससे निकला, ये जो सीसी कैमरा होता है ना, आचार्य श्री जी ने तुरंत बोला ये सब हटाओ, यहाँ इस संस्था में ऐसा क्यों लगा रखा है तुम लोगों, मतलब वो वहाँ पर धार्मिक संस्था थी और मतलब त्यागियों का था, तो बोले यहाँ देखो एक दूसरे में आप लोगों के मतभेद हो जाएगा और इस तरह से। हालांकि वो ठीक है, उसको पनिशमेंट मिला या वो हुआ, लेकिन एक तरफ धर्म की तो अप्रभावना हो गई ना, धर्म के पास। आचार्य श्री जी ने ये बात बोली थी कि ज्ञान ही अप्रभावना, हाँ, इसलिए वो वहां पर वो छत्र लेके भी चला गया था, वहाँ सेठ जिंदत सेठ के यहाँ से सुल्लत जी, सुल्लत कभी चोर होता है क्या, ये सब तुम लोग क्या बोलते हो तुम, मैंने तो बोला था इनको लाने के लिए, बस ये होता है, बहुत बड़ी बात है। आता नहीं इसलिए घंटों लग जाते हैं, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है, ठीक है ना, हाँ घंटों लग जाते हैं। और बल्कि ये बोल जरूर रहे हैं, हम बता रहे हैं जितने भी ये जो ज्ञान के साधन आए हैं ये हमारे ज्ञान को तिरोहित कर रहे हैं। हाँ, तिरोहित मतलब उसको दबा रहे हैं, समझ रहे हैं, तिरोहित का मतलब ज्ञान को दबा रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे अरे अभी के बच्चे कितने इंटेलिजेंट होते हैं, सब चीजें चला लेते हैं, देखो हमें तो ये आता ही नहीं है।
कंप्यूटर भी इतनी फास्ट चला लेते हैं और वो मैसेज तो फटाफट 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 लिख देते हैं, जितने मोबाइल में इतने तो दादी अम्मा नहीं चला पाती है बोले। लेकिन वो हमारे ज्ञान को दबा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, पहले के समय में जो लोग होते थे उनकी मेमोरी शार्प थी, इतनी तेज मेमोरी रहती थी, इतनी तेज याददाश्त रहती थी कि कुछ भी नहीं लिखना पड़ता था फिर भी वो याद रख लेते। आज वो कंप्यूटर मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो उसमें लिखने के बाद में भी याद नहीं होता। ये नंबर क्या नाम से सेव किया था वो याद नहीं, उसको तो क्या निकाल लेगा। पहले पहले तो वो सब याद रहता था, अब वो याद रखने के लिए भी तो 6 ऑप्शन चाहिए, और 6 ऑप्शन कहाँ से आएगा? पुण्य से। और पुण्य है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? बोलो, पुण्य होगा तभी तो 6 ऑप्शन बढ़ता है। हाँ, मुझे मालूम है कि परिवार में जब रहते थे तो 100 बोरे तुलते थे, तो 100 बोरों के तोल पूरे याद रख लेते थे क्रम से पूरा, और फिर बैठ के एक बार में लिख देते थे। 100 किलो 500 ग्राम, 101 किलो, 105 किलो, 110 किलो, 99 किलो, 98 किलो, ऐसे बोरियां तुलती थी पहले मंडी में, तो पूरे के पूरे एक साथ तोल। अब आप मिला लीजिए, जो वहां पर अंकित हुआ है पर्चा दे देते थे वो, कि जाओ आपने जो आर्ट किया था उस पर लिखा हुआ है सब पे, लाल पेन से, लाल से वो होता था। नहीं वो आप लोग जो गाँव में क्या लगाते हो, माहौल, वही उसी से लिखते थे वो, लकड़ी की या नीम की वो रहती थी, उसको डुबा के और उस बोरे पे लिख देते थे 105, 101, 104 ऐसे लिख देते थे। हाँ अच्छा लिखा जाता है। अच्छे सस्ते सुंदर टिकाऊ काम होते थे। हमें रास्तों की जरूरत नहीं, रास्ता एक होता है, पगडंडी से चलो। रास्ता, ये भजन ही गलत है, आचार्य श्री ये बोलते हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, तो रास्तों की जरूरत नहीं है, तो बोले ये बहुवचन क्यों बोल रहे हो? बोले रास्ता तो एक होता है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है एक वचन है, चारित्राणि बहुवचन है। इन सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के लिए बहुवचन दे दिया, नहीं तो मोक्ष मार्गा ऐसे लिख देते। समझ में आ रहा है क्या? ये कुछ भजन ऐसे होते हैं जिन भजनों के माध्यम से हमें बहुत सारी सीख मिल जाती है। आचार्य श्री तो यही पकड़ते, तुरंत पकड़ लेते हो कि ये लोग क्या गा रहे हैं, तो वो माइनस पॉइंट जल्दी पकड़ेंगे आपका। जो भी आप भजन भी गा रहे हैं, अच्छे से अच्छा भजन भी आपने गा दिया, या अच्छे से अच्छे लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो उसमें से वो पकड़ेंगे जो आपकी नस है, उसको पकड़ लेंगे, अब पूरा प्रवचन उसी पे कर देंगे। आप देखेंगे क्या कहाँ फंसा दिया अपन को। होता है उनका। एक ये वाला भी वो आता है ना कि हाँ, ये वाला भी है। अरे वो भजन याद, चल इसमें अनंत होता है ना, अनंत अनंत गुण वाले हैं। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तो बोले निर्गुण क्यों बोल रहे हो? हाँ, बोले हमारे भगवान निर्गुण नहीं है, उनमें गुण है ना। आप ही तो बोलते हो कि हरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण, सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण, तो ये तो है। फिर 8 मूल गुण है तो फिर आप निर्गुण कैसे बोल दिया है? तो इस प्रकार बहुत सारे हैं जो कर्ता बुद्धि की ओर भी लेके जाते हैं। तो इसलिए रास्ता एक होता है, ठीक है ना, इसलिए पगडंडी से चलो। 4 लाइन क्या बोलते हो, 6 लाइन, 8 लाइन, ये लाइन जो चलने लगी है ये हमारे यहाँ नहीं होती थी। एक पगडंडी है वो सीधी कहाँ जाएगी, मोक्ष की ओर ले जाती है, तो ये उस पे चले। जब ज्ञान समीचीन संयत हो तो वह ध्यान का रूप ले लेता है। कल ही बताया था, हाई को क्या बताया था, बोलो क्या बोला था, भूल गए। ज्ञान प्राण है, संयत तो त्राण, अन्यथा स्वान। बस समीचीन होगा तो ध्यान का रूप ले लेगा।
निश्चिंतता में ही आदमी सोता है, निश्चिंतता में ही व्यक्ति आदमी सोता है। अनिश्चिंतता होने पर नींद नहीं आती, फिर ध्यान कैसे होगा? जब निश्चिंत हो गया वो, अब मान लीजिए, देखो उदाहरण दे देते हैं, कोई व्यक्ति है और वो 2 दिन से सफर करके आ रहा है, 2 दिन ट्रेन में है वो, ठीक है, भूखा है, आपने उसको भोजन करा दिया, अच्छा भोजन करा दिया और उसके लिए अच्छा एसी कमरा खोल दिया, क्योंकि चाहता ही वही था कि 2 दिन से सोया भी नहीं है। अब बस वो जाके और उधर लुढ़का ही था और उसको वो जाने लगा बाहर, मकान मालिक तो बोलता सुनो भाई, बोले क्या? बोले कल यहाँ पर जो है ना, इस कमरे में एक थोड़ा सा वो आ गए थे, अभी नहीं है, वो चले गए, अब बोलो 2 दिन से थका हुआ भी है, अच्छी रोटी भी खा ली है, उसको सपना भी आएगा तो साफ भी नजर आएगा थोड़ी झपकी भी लगेगी, सपना तो बहुत बात की बात है, झपकी भी थोड़ी सी लगेगी, बोले वो आ गया, कौन है? ऐसी ऐसी अनिश्चितता अपने में होगी जब हम अपनी मृत्यु को या उस काल रूपी सर्प को बार बार अपन देखते रहेंगे, फिर आपको कोई सुलाने वाला, कोई आपको नींद आने वाली फिर नहीं आएगी। क्यों? सोऊंगा तो खो जाऊंगा, खो दूंगा, इसलिए नहीं, जितना मुझे आवश्यक है उतना अपना थोड़ा रेस्ट दे दिया इस शरीर को, बाकी अपने इस शरीर से काम लेते जाना है। क्यों? न जाने कब क्या हो जाएगा, कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो ये प्रतिपल उस सांप को सामने रखो, उस सांप जो है ना सामने रहे। हाँ, तुम्हारा नकारात्मकता नहीं कहलाएगी ये, इसमें तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा, वो बार बार यही सोचता रहेगा। नहीं, हम सजग रहने के लिए बोल रहे हैं, सावधान रहो। समझ में आ रहा है? सावधान रहना अच्छा है, वही बातचीत कर रहे, सावधान रहना। हमारे पाठशाला में भी ऐसी करते हैं, थोड़ा सा हाथ लगा नहीं करते। तो आजकल क्या किया बता दो, आजकल क्या किया हमने, एक हाथ की दूरी में बैठेंगे सब बच्चे पूरे हॉल में, चाहे 50 बच्चे भी हो, 50 बच्चे दूर दूर बैठेंगे, कोई भी सट से नहीं बैठेगा। अब कर लो बात, अपना भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ नहीं करेंगे। अब वो गवर्नमेंट कर दे तो अलग बात है, मैं क्या कर लूंगा, तो सरकारी काम अलग है। तो हम ये बोल रहे थे कि जो है निश्चिंतता जहाँ होती है वहां पर नींद आ जाती है। जैन लोग किसान नहीं होते, ये तो कई बार बता दिए। ये शुष्क अध्यात्म है, परिभाषा अपनी बना रहे हैं। शुष्क अध्यात्म मतलब बिल्कुल सूख गया है ऐसा अध्यात्म। उस सूखे हुए अध्यात्म से क्या मतलब है? जो व्यक्ति देश काल की जलवायु आदि को ध्यान में नहीं जानता रखता, वह मोक्ष मार्ग में कभी भी दृढ़ नहीं रह सकता। पहले ही बताया मैंने कि आपको जहाँ पर रहते हैं वहाँ के अनुसार जानना, वहाँ के खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की जलवायु के अनुसार चलना जरूरी है, नहीं तो आप शरीर तोड़ देंगे, पिछी भी नहीं रख पाएंगे। इनको बताया, बच्चों को बताया है ना, देश काल के अनुसार चलना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बताया पवित्र मानव जीवन में कि ये प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद बोल रहे हैं ना, कुंद कुंद आचार्य की गाथा है कि तू सब कुछ कर, खूब साधना कर, लेकिन 2 चीजों को याद रखना। एक तो वहां की देश काल और जलवायु को ध्यान में रख, और दूसरा ये है कि उपेक्षा संयम और अपरहत संयम, इन दोनों में तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाना। तुम अपनी चर्या को बहुत ज्यादा कड़क कर देगा, टाइट कर देगा, तो भी तेरा कल्याण होने वाला नहीं है, और तुम अपनी चर्या को बिल्कुल ढीली छोड़ देगा तो भी तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। थोड़ी टाइट रखेगा, थोड़ा ढीला छोड़ेगा, लचीलापन, तो तुम्हारा काम हो सकता है। अन्यथा ये अभी पंचम काल है, इस पंचम काल में तुम अपने शरीर को साथ नहीं रख पाएगा।
कल इनको बताया था, जो बिल्कुल जो बिल्कुल ही भूखे रहेंगे वो भी कोई काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी ताकत नहीं रहेगी। जो बहुत ज्यादा खा लेंगे, हाँ क्या बोला था, आलस्य आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा, अब कभी यहाँ पड़ेगा कभी वहां पड़ेगा, ये सब नहीं। अपनी चर्या को फ्लेक्सिबल, इसलिए आप देखते हो ना, 2-3 दिन में हम एक दिन अपना नाटक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है भैया, मतलब अपन 2 दिन दे दिया अच्छा से इसको पूरा, तो फ्लैट मतलब यही तो लोचशीलता है। हमेशा रोज रोज एक सा ही कर देंगे तो फिर वो या तो लुढ़क जाएगा या काम नहीं करेगा, कुछ भी करेगा, तो ये चीजें होनी चाहिए। शरीर प्राणों पर टिका है, शरीर, प्राण होंगे तभी तो शरीर होगा। प्राण कितने होते हैं, हाँ, बताएगी श्रीमती हमारे नानू भैया। ओए उधर उधर से देख दाट के, मतलब पहले होशियार थे, चलो कम से कम फिर भी बता दिया, अच्छा बताया है। 5 इंद्रिय होते हैं, बस 10 हो गए। तो उन प्राणों पर शरीर टिका है, श्वास रहेगी तो प्राण है, और श्वास नहीं रही तो प्राण। प्राण अन्न पर, प्राण काय भी टिके हैं, अन्न को प्राण कहा है। अन्न कितना कौन सा लेना, इस पर भी विवेक। अन्न काय पे टिका है, विवेक पे टिका है। आप क्या खा रहे हो ये आपके विवेक पर निर्भर है। आप कुछ भी लेटर बॉक्स के डब्बे की तरह अंतर्देशी भी डाल दिया, लिफाफा भी डाल दिया, उसी में पोस्ट कार्ड भी डाल दिया और रजिस्ट्री भी डाल दी, और सब तरह के यानी जो है ना पत्र उसमें भरते गए, और बाद में निकाला तो कचरा हो गया सभी। तो ये नहीं, अपना इलाज, बहुत अच्छी बात आ रही है, राजीव दीक्षित भी इस बात को बोलते हैं, अपना इलाज दूसरों से कराने वाला मोक्ष मार्गी कैसा। बोलो, मोक्ष मार्ग में आप चल रहे हैं तो आप अपना इलाज दूसरों से कब तक कराएंगे। अपना इलाज दूसरों से कराने वाला मोक्ष मार्गी कैसा। कम से कम मोक्ष मार्गी को तो ये बात ध्यान में रखना है कि हम अपने स्वयं के डॉक्टर स्वयं बने। हमें स्वयं को मालूम होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। स्वयं का इलाज स्वयं ही करें। जो वस्तु खाने से अनिष्ट हो उसे तुरंत छोड़ दें। खान पान का ध्यान स्वयं ही रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। महाराज इसी पे क्यों जोर देते हैं आप इतना। तो हम इसी पे इसलिए जोर देते हैं क्योंकि वही आपके प्राणों का आधार है। प्राणों का आधार आपका पूरा का पूरा 5 इंद्रिय 3 बल, अभी आप ही लोगों ने बताया। तो वचन बल काहे पे आधार है, सब अन्न पे टिके हैं। इंद्रिया काहे पे टिकी है, अन्न पे टिकी है। आपकी ये चक्षु इंद्रिय खराब खराब क्यों देखती है, आपने खाया कैसा था। आपके कान खराब खराब क्यों सुनते हैं, खाया कैसा था। प्रवचन में देखते हैं 5 आदमी 10 आदमी आते हैं आदमियों के नाम पे, यहाँ मंडी बाबू क्या इतनी है क्या, बोलो। क्यों नहीं सुनना चाहते, इसलिए नहीं सुनना चाहते, काम तो उनके वास्ते को सब है। प्रायोरिटी आप तय कर देंगे, समय तो हो गया है, प्रायोरिटी तय कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। मतलब यानी आप उसका लाभ ले पाएंगे। समझ में आ रहा है, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता क्या है। आज अभी आप यहाँ पर आए, क्या निकल थे क्या, घर वालों ने निकाल दिया क्या बाहर, तो फिर आपके मन में आया नहीं मुझे जो भी काम करना है इतने समय नहीं करना, इसके आगे पीछे कर लूंगी ना, और करते ही है। मान लीजिए कपड़े वाले के यहाँ जाना था, प्रेस वाले के यहाँ जाना था, धोबी किसी के भी जाना था, सब्जी वाले के पास जाना, सब काम करने, दूध वाले को पेमेंट देना था, अखबार वाले को पूछना था, सब करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये समय हमारा मंदिर जाके सुनना है। तो
तो ये प्रायोरिटी, प्राथमिकता जब आप तय कर लेंगे तो फिर वो सारे के सारे काम सेकेंडरी हो जाएंगे, और जब सेकेंडरी हो जाएंगे तो आपके लिए धर्म नष्ट हो गया, अन्य चीजें नहीं। आज जो अभी प्रातःकाल की जो स्थिति परिस्थितियां होती है, तो देख रहे हैं बहुत सारे लोग आते भी थे पहले शुरू शुरू में, अब क्यों? अब इसलिए, अरे अब कौन, चलो रोज रोज दुकान कौन छोड़े, अब चलो दुकान खोलना शुरू कर देते। हालांकि वो इतनी जल्दी खोलते भी नहीं है, नहीं खोलते इतनी जल्दी, वो इधर उधर की गटर मस्ती कर लेंगे, वहां पर रजाई के अंदर सो रहा आराम से, कर खुर्राटे भर रहा है। हाँ, लेकिन गुरु जी या महाराज जी की प्रवचन सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो ये सब भी होना जरूरी है। ये सब अन्न पर टिके हैं, काय भी टिके हैं, इसलिए हम बार बार उसी पर, जैसा खावे अन्न, केवल मन ही नहीं, पांचों इंद्रियां, तीनों बल, आपकी श्वासोच्छ्वास और आयु, सब उसी पे टिके हैं। आप यदि गलत खा रहे हो तो आप आत्महत्या कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं? अब हम सीधे सीधे बात करेंगे सुधा था किसी स्टाइल में। हाँ, आप लोग अपने आप को मार रहे हो। भले ही बाहर के कानून में आपको कोई पनिशमेंट दे या न दे, आपने फास्ट फूड खाया, आपने अपनी उम्र कम कर ली, आपने दौड़ा भागी ज्यादा की, आप श्वासोच्छ्वास का यानी ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जहां पर जो काम नहीं कर, संश्लेष परिणाम कर रहे हैं, ये सब आपके अकाल मौत के हेतु बन रहे हैं। आपकी उम्र 80 साल थी, आप 70 साल में जा रहे हो, 10 साल कहाँ गया? खा गए आप। हम क्या करें? हाँ, इंद्रियां, आपकी इंद्रियां यानी मान ली काम नहीं कर पा रही है, इसमें आप स्वयं जिम्मेदार हैं, इसलिए अपने डॉक्टर स्वयं बने। अंतिम है, बाजरा, मटका, ज्वार भारतीय उपज है, गेहूं विदेशी उपज है। ठीक है ना? गेहूं जो है ना वो विदेशी है, भारतीय नहीं। हाँ, इतना जरूर अपन जब से पैदा हुए सो वही खा रहे हैं, तो अपन तो यही देख रहे हैं कि अरे ये है। लेकिन आचार्य श्री जी भी बोल रहे हो, ये वैज्ञानिक भी बोलते हैं, ये तो अंग्रेज लोग आए तो उनको काली काली रोटी अच्छी नहीं लगती थी, बाजरे की और इनकी ज्वार की, और ये तो इसलिए वो गेहूं बिल्कुल सफेद झक बनती है, मैदा जैसी रोटी होती है, तो इसलिए उनको सफेद चाहिए। अब बस वो हो गया सफेद में। क्या बोल रहे? खाते हैं ना बचपन से, यही अभी की बात नहीं है, लेकिन आज के 200, 150, 200 साल पहले यहाँ पे केवल बाजरा, ज्वार, मटका, और हमने भी तो देखा। आज भी आप दक्षिण में चले जाओ या राजस्थान के गांवों में चले जाओ, आज भी, सुन रहे हो ये पीछे, आज भी चले जाओ तो अभी सर्दी के मौसम में गेहूं की रोटी बनती नहीं थी हमारे, सवेरे बनती थी अपनी खिचड़ी, मक्का की खिचड़ी बन गई एक दिन बाजरा की बन गई, एक दिन ज्वार आदि की बना ली, है ना, और शाम को बनती है तो रोटी बनेगी बाजरा की, और सरसों का साग वगैरह बन गए, एक आध सब्जी बन गई। तो ये बनते थे पहले, वही बनते, वो पूरा वो भोजन ही वही था। हाँ, सीजन के अनुसार चेंज हो जाता था, तो ये सब चीजें अपने लिए अच्छी रहती थी। लेकिन अब ये सब नहीं बदल रहा है, इन सब चीजों को। इसलिए इन चीजों को समझिए, तभी अपना कल्याण होगा। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोका लोट, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत डोट। देव भजु अरिहंत को, गुरु सेवा निर्घ्न, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।